हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शन एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शंस। ओके, एंड on the behalf of the rate determining step we can check out the order of reactions on the behalf of the concentrations of the reactant. Today we are talking about the integrated form of zero order reaction, zero order reactions। तो आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म की। ओके, तो कैसे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड फॉर्म को निकालते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपके बहुत ज्यादा आएंगे। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एनी जनरल रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए। मैंने R नाम का कोई रिएक्टेंट लिया और ये रिएक्टेंट आपका P नाम के प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ये अपन लोगों ने कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली। ओके, तो मान लीजिए T जीरो टाइम के ऊपर यदि रिएक्टेंट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में है, दैट इनिशियल कंसंट्रेशन इज R नॉट। एट टाइम T इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट आपका बनेगा ही नहीं, दैट्स व्हाई इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो। ओके, तो आपको देखना है कि जब आपका टाइम जीरो है तो जीरो टाइम के दौरान आपका कोई भी प्रोडक्ट बना ही नहीं, रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होगा। तो इनिशियल जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो अपन लोगों ने R नोट ले ली। ओके, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आपकी, जीरो है। एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर लेट अस कंसीडर प्रोडक्ट आपका एक्स बन गया। ओके, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, रिएक्टेंट आप लोगों का बचेगा R नोट माइनस के एक्स, और इसको लिख देंगे हम किसके बराबर लिख देंगे, आर टी के बराबर लिख देंगे। देखो, जब अपन लोगों ने जीरो टाइम लिया था तो इनिशियल कंसंट्रेशन को R0 बोल दिया। जब अपन लोगों ने R टाइम टी लिया तो R नॉट माइनस के एक्स, यहाँ पे R के साथ अपन क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को पता है क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी आइदर इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में ले लीजिए, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में ले लीजिए। तो हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। ओके, माइनस का साइन आगे लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए आगे किसका साइन आ जाएगा, आपका माइनस का साइन आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब हम रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी वो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस आपको बतानी है भाई रेट लॉ के अनुसार, तो ये इज इक्वल टू होती है रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपके किस ऑर्डर की रिएक्शंस है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस है, तो रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो जो भी ऑर्डर है वही उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है रेट लॉ के अनुसार। यदि आप लोगों को इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालनी होती फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पे आर की पावर क्या कर देते, 1 कर देते। सेकंड ऑर्डर की निकालती तो यहाँ पे क्या कर देते, आर की पावर 2 कर देते। ओके, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है रेट लॉ के अनुसार फॉर जीरो ऑर्डर, दैट्स व्हाई के आर की पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये अपन लोग मान लेंगे क्या है, इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। ओके, तो यहां तक देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक हम लोगों ने क्या किया, कोई जनरल रिएक्शन ली, आर नाम का कोई रिएक्टेंट लिया, वो आपका प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। टाइम जीरो के ऊपर हमने बोल दिया रिएक्टेंट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट में है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है आपकी जीरो है। किसी भी टाइम टी के ऊपर जो आपका प्रोडक्ट है यदि वो आपका एक्स बन जाता है तो रिएक्टेंट क्या बचेगा, आर नोट माइनस के एक्स बचेगा, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो जनरल हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बता दिया भाई, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, यानी कि माइनस के dr डिवाइड बाई dt, दिस इज कंसीडर एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड वे में हमने इसी रिएक्शंस को रेट लॉ के अनुसार इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल ली, तो रेट ऑफ रिएक्शंस इसकी क्या बन जाएगी, के आर की पावर 0 बन जाएगी। अब ये दोनों एक ही रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस है, इसलिए
यदि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इन दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यदि हम बोले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रफ कर लेते हैं। तो देख लीजिए यदि आपको समझ में आया है तो यहां तक तो रफ कर लेते हैं इतना हम लोग, और आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे हम क्या करेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर यदि हम करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमारा लिख देंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या गेट करेंगे भाई, हम लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड यदि किसी एक जनरल रिएक्शंस की इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस के डी आर डिवाइड बाई डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, के आर की पावर 0। ओके, तो ये बन गया भाई आपका। तो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस के दौरान देखिए क्या होगा, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 0 पावर होने का मतलब है कि वो आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस के डी आर डी टी को हम इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, के डी टी, यह आपका क्या हो चुका है, 1 के इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ ही रहे हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट जोड़ना। ओके, पॉइंट टू पॉइंट मतलब कोई लाइन यदि आपका ए से बी तक आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर मैंने बोल दिया ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, या आपका कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई इनिशियल लिमिट इसकी 2 है और यहाँ पे बोल दिया भाई 5 है, तो पॉइंट पॉइंट करके 2 से लेकर 5 तक आप क्या करना है, एडअप करना है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यदि हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के दौरान देखिए आपका क्या बनेगा, माइनस के डी आर का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पे मैं किसी भी लिमिट को नहीं कंसीडर कर रहा। तो यदि आप लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये आपका dr, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास dx हो तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आ जाता है, x आ जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे dr है तो dr का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, r आ जाएगा बच्चों। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, माइनस का निशान आगे है तो माइनस हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू k, आपका कोई कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन आपके dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड c को ऐड कर देंगे। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन आया वो टाइम t के ऊपर आया है, तो t टाइम के ऊपर जो अपन है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ली थी वो ली थी RT, तो इसको हम मान लेंगे माइनस के RT इज इक्वल टू KT प्लस के C। तो ये आपके पास एक अलग इक्वेशन बन गई, जिस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप लोग कंपेयर करते हैं तो ड्यूरिंग कंपैरिजन तो आप लोगों को मिलता है कि माइनस के डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। आर की पावर 0 जो है वो आपका क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है, क्योंकि किसी की पावर 0 होने का मतलब है कि वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस के डी आर इज इक्वल टू के डी टी। इसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आर के, आपका कॉन्स्टेंट अब आर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं दे रखी, दैट्स व्हाई हम c को ऐड कर देंगे। ओके, तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3, तो उसको हम लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 3 आई है बच्चों वो क्या आई है आपकी, तो यहां से हमारे पास बना है माइनस के आर टी इज इक्वल टू के टी प्लस के सी, और इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां से यदि हम t वैल्यू को 0 मान लें या पुट कर लें, पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप t को 0 पुट कर दीजिए, तो जहां पे भी इस इक्वेशन में आपको t नजर आ रहा है वहीं पे 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, तो माइनस के r 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k गुणा में 0 प्लस के c, यानी कि माइनस के r नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई और इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दो भाई। तो 3rd इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के आर टी इज इक्वल टू के टी माइनस आर नोट। ओके, अब यहाँ पे आर नोट माइनस का है तो उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस के बन जाएगा। तो इसको हम ओवरऑल यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू
आर नोट माइनस के आर टी। तो ये है आपके फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड फॉर्म। ओके, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या आ गई भाई, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई, जहां पे के आपका क्या है, ये है आपका रेट कांस्टेंट, इसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं ये आपका रेट कांस्टेंट है, टी आपके पास कोई भी टाइम है, आर नोट मैंने आप लोगों को बताया ही था, आर नोट क्या होती है, आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है किसकी भाई, रिएक्टेंट की, और आर टी क्या है, आर टी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टाइम टी के ऊपर ये रिएक्टेंट की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो यहां से देख लीजिए आपकी जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आई है, इंटीग्रेटेड फॉर्म जो आई है आप लोगों की वो ये है भाई, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस के आर टी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है आर नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर टी इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस के आर टी। ओके, अब यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखिए इसका किस तरह से बनेगा, ग्राफ के ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म को ध्यान रखना भाई आप लोगों को। तो जो आप लोगों के इंटीग्रेटेड फॉर्म आई है वो आपके पास ये आई है भाई, यदि मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो रीअरेंज करने के दौरान देखिए क्या बनेगा, मैं इसको आर टी को साइड में ले जाऊं और के टी को इस साइड में ले आऊं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आर नोट। ओके, तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, तो आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस के टी प्लस के आर नोट के। अब यदि मैं इसको y मानता हूं, दिस वन इज y इज इक्वल टू, ये माइनस के आपका m है और t आपका x है और r नोट आपका c है, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस के c, ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, या आपको फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। तो y के अलोंग हमने क्या लिया है, rt को लिया है, x के अलोंग हमने क्या लिया है, टाइम को लिया है। तो यदि हम एक ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं तो ग्राफ देखिए इसका कैसे बनेगा, तो ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, तो y एक्सिस के अलोंग जो आप लोगों ने लिया है वो लिया है भाई rt, और x के अलोंग जो आपने लिया है वो लिया है बच्चों टाइम t। ओके, अब देखिए इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट c क्या है भाई आपका, इंटरसेप्ट c आपका है आर नोट, और जो स्लोप वैल्यू है वो क्या है, माइनस के, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो क्या जाएगी, डाउन जाएगी, तो इसका स्लोप जो हम लिखेंगे वो स्लोप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के। दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जब भी आप आर टी और टाइम के बीच में ग्राफ निकालते हैं बच्चों, तो उस टाइम पे जो इंटरसेप्ट आता है वो क्या आता है आपका आर नोट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आती है, और जो स्लोप आता है वो क्या आता है, माइनस के आता है। तो इस तरह से आपको कोई भी ग्राफ दे दिया जाए और यहाँ पे वैल्यू दे दी जाए तो आपसे पूछ लेगा कि स्लोप क्या है इसका, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है इसका, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, लेट अस टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने डाला भाई, सोल्व करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चंस है आपका फर्स्ट, मैंने बोल दिया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट for a zero order reaction increase by 4 टाइम, इंक्रीज कर दिया गया है कितने टाइम, 4 टाइम, then what would be change on the rate of reactions, what will be change in rate of रिएक्शन। तो आप लोगों को बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल लिखा गया है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल में है भाई आपको कॉन्सेंट्रेशन दी गई है रिएक्टेंट की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, इंक्रीज करता है 4 टाइम। तो यदि आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा वो आप लोगों को बताना है।
तो कैसे सोल्व करेंगे? पहले कोई भी जनरल रिएक्शन मान लीजिए आर नाम का कोई रिएक्टेंट है, वो आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट अस कंसीडर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपकी आर नोट है टाइम 0 के ऊपर, तो ये आपका क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ओके, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी भाई? रेट ऑफ रिएक्शन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार। तो आप लोगों को पता ही होगा 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, यदि आपका रिएक्टेंट आर दे रखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के आर की पावर 0 होगी इनिशियली, तो इसको हम बोल देंगे कि इनिशियल अपनी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के आर की पावर 0 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, किसके लिए? फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चाहे आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने भी टाइम हो जाए, उसकी पावर तो हमेशा क्या होनी है? 0 ही होनी है। और किसी की भी पावर 0 होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी? के ही आएगी। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम कितना भी चेंज कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो चेंज, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। लेट अस कंसीडर दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार उसने क्या बोल दिया? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यदि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाती है? 4 टाइम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी 4 टाइम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन लेट अस कंसीडर आर डैश होगी। तो ये के, ये क्या हो जाएगा? 4 आर की पावर 0। ओके, तो यहाँ पे आर की पावर 0 है तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? यहाँ पे के बराबर होगा। यहाँ पे भी 4 आर की पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आर डैश किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। तो इसका मतलब आर डैश और आर दोनों क्या होंगे? के है तो दोनों क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह के आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बोल सकता है। फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे पावर 1 कर देते, देन आपका चेंज आता। सेकंड ऑर्डर करते तो आपका पावर 2 कर देता, तो आपका क्या आएगा? चेंज आएगा। जैसे मैं बोल दूं ये आपका 0 ऑर्डर ना होके उसने क्या बोल दिया? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोल दिया, और टाइम जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वो 4 टाइम ही इंक्रीज कर रहा है, तो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ से आप सेम लेंगे यहाँ तक, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हो जाएगी आर की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है। तो जनरली हम लिखेंगे इसको आर इज इक्वल टू के आर की पावर 1। ओके, अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने टाइम बढ़ा दी गई है भाई? 4 टाइम बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? 4 आर हो जाएगी। तो आर डैश आपका क्या बन जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आर की पावर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के आर की पावर 1 और इंटू में 4 की पावर 1। अब ये के आर की पावर 1, के आर की पावर 1 किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो आर डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस में चेंज आएगा वो कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम आ जाएगा। कितने टाइम आएगा? 4 टाइम। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी 4 टाइम क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो इस तरह के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। तो पढ़ाई के अलावा बच्चों हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, आपके कुछ शिष्टाचार की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जनरली जब भी क्लास में जाते हैं तो बच्चों के अंदर जो